ऑपोजिशन को बोलने ना दे, जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करें। वजीर आज़म अपने लोगों को ऐसी हिदायत देंगे तो ऐवान कैसे चलेगा? हुकूमत अपना तमाशा खुद बना रही है। सिर्फ 6 माह में पोलियो के मजीद 24 केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है। पोलियो के खिलाफ जंग मुश्किल ही नहीं बल्कि पेचीदा भी होती जा रही है। और कराची में ख्वाजा सराओं के लिए पहला ब्यूटी पार्लर खोलने वाली बेबो हैदर आज जियो पाकिस्तान की मेहमान होंगी। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। बेबो हैदर से तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। आई एम सो हैप्पी। बाय द वे फुट नोट वो आएंगी तो मैं उनको भी बता दूंगी। और जब मैं इस किस्म की प्रोग्रेशन देखती हूँ और एक्सेप्टेबिलिटी देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। अभी हम कचरे की कूड़े की बात कर रहे थे। सम थिंग्स आर चेंजिंग एज वेल। आई थिंक कि कुछ माइंड सेट्स लोगों के चेंज हो रहे हैं। कुछ एक्सेप्टेंस जो है वो भी कि किस किस्म के लोग, हर किस्म के लोग होते हैं एक सोसाइटी में। एंड इट्स गुड टू एक्सेप्ट एवरीबॉडी। सारों को साथ लेके चलना चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। नेसेसरी टू एक्सेप्ट एवरीबॉडी। और ये एक्सेप्टेंस हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अभी जरा सियासी हलचल जो मची हुई है ना, उस पर जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। बिल्कुल जी, उस पर भी बता देते हैं। एंड आवर टॉप स्टोरी, लेट अस बिगिन विद दैट। आपको बताएं कि पार्लिमानी रिवायात के बरखिलाफ वजीर आज़म इमरान खान अपने लोगों को, अपोजिशन को बात ना करने की हिदायत दे रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ पहले इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि किसी मुजरिम का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना किया जाए। कहीं भी मुजरिम पार्लियामेंट में खिताब नहीं करते। अपोजिशन में चोर डाकू हैं और उनको ऐवान में आकर तकरीर नहीं करने देंगे। पहले दिन से ऑपोजिशन ने मुझे तकरीर नहीं करने दी। क्या बिगाड़ा था मैंने इन्हें? इन्होंने हमें कहा कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो इसके ऊपर कमीशन बनाए। हम पहले दिन मान गए कमीशन बनाने के लिए। तो फिर क्या मसला था? मैंने क्या इनका बिगाड़ा था? वो क्रिमिनल्स जो सियासी कैदी बन के पार्लियामेंट की राहदारियों में घूमना फिरना चाहते हैं, उसका इस्तेहकाक स्पीकर के पास है। और स्पीकर क्रिमिनल और सियासी फ़र्क को वाज़िया करें। इस पर अपोजिशन ने सख्त रद्द अमल का इज़हार भी किया, बनता भी था। सुनिए क्या कहा गया अपोजिशन की तरफ से। सदर ज़रदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर के एक और ख़त निकाला जिसमें ना सिर्फ अपोजिशन का नुमाइंदे बल्कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो एलाइज हैं, जैसे कि MQM ने आज खड़े होकर नेशनल असम्बली के फ्लोर पे प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे अपोजिशन के साथ दिया और इस ख़त को भी साइन किया। PMLQ भी, जहाँ तक प्रोडक्शन ऑर्डर की बात है, हमारे साथ है। ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म आए तो आप उनको बोलने की इजाज़त दें, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर सकता है। ये तौहीन है इस ऐवान की कि यहाँ पे इतनी कमज़ोरी दिखाई जा रही है कि बयान देता है वज़ीर आज़म और स्पीकर साहब जो है वो सरेंडर कर जाते हैं। और पार्लिमानी रिवायत यही है कि जेल जाने वाले के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं। इसी रिवायत पर स्पीकर पंजाब असम्बली पर बेइज़्तिलाही अमल कर रहे हैं। असद कैसर भी कुछ अरसे पहले तक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जितने भी मुंतखब अरकान असम्बली जेलों में हैं, इनमें से कोई भी मुजरिम नहीं है। अभी सब मुल्जिम है, कन्विक्टेड कोई भी नहीं है। ये वाज़े हम करना चाहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली पूरे ऐवान का नुमाइंदा होता है। वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें हुक्म देना भी समझ से बालातर है, बिकॉज स्पीकर कौमी असम्बली किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ऐवान चला रहा होता है। अच्छा बिल्कुल। और ये भी एक बात याद रहे, वाज़े रहे कि अभी तो मुल्जिम हैं। अगर मुजरिम करार हो जाते हैं थ्रू द प्रॉपर कोर्ट तो फिर तो अरकाने असेंबली रह ही नहीं सकते। तो लिहाजा द फैक्ट दैट दे आर देयर, इसका मतलब है कि वो अभी मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है। ये डिफरेंस ज़रूर याद रखना चाहिए। मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब ये सूरत हाल है कि हुकूमत खुद ही पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही। क्या ऐवान को इस हाल तक पहुंचाना कोई जमहूरी बात है? ये एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। हुकूमत और वज़ीर आज़म को इसका ख्याल क्यों नहीं है? वो तमाम अदाकारी जो पार्लियामेंट के अंदर चल रही है, इन अदाकारों को स्क्रिप्ट राइटर कहाँ से मिल रहा है? तो वो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो जाती उम्र में बैठी हमारी
एक बहन है जो ख़ुद तो पार्लियामेंट में आ नहीं सकती, पार्लियामेंट में आना उनको नसीब होगा भी नहीं, तो अब वो अपनी बेचैनी, वो इस्तराब का जो इजहार है, वो अपने उन जमात के कठपुतलियों को वहाँ बैठ के वो डोरियाँ हिला के तो मजबूर करती हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें जिससे पार्लियामेंट जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो। और वो बरमला ये कह चुकी हैं कि बजट हम पास नहीं होने देंगे। इसको वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के साथ नत्थी करना बेबुनियाद है, और वज़ीर आज़म कभी भी ना ये चाहेंगे, ना हदायत देंगे, और ना उनकी ये सोच है कि पार्लियामेंट में तसादम हो और पार्लियामेंट के अंदर किसी को बोलने ना दिया जाए। जो दूसरों के राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के लिए जदोजहद करता रहा हो, वो पार्लियामेंट में किसी की आवाज़ को दबाने के लिए कभी करेगा और ना सपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुजरिमों को असेंबली में ना आने दिया जाए, ना बात करने दी जाए जब तक कुछ साबित नहीं होता। किसी मुलजिम को मुजरिम कहना तो ठीक नहीं है। अब वज़ीर आज़म है, वो अपोजिशन रहनुमा नहीं है, कुछ फ़र्क तो होना चाहिए, और फ़र्क इसको मलूज़े खातिर भी रखना चाहिए, मेरा ख्याल है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ एक इशू पे है कि जो क्रिमिनल अफराद हैं, वो जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, अगर वो प्लंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और कंसीलमेंट ऑफ एसिड्स और लूट खसूट के तमाम साबका तरीक़ साज रिकॉर्ड जिन्होंने कायम किए हैं, तो उनको ग्लोरीफाई करके उनके क्राइम को आप जब क्रिमिनल्स को पेश करते हैं तो किसी मुहज़्ज़म मुआशरे की, किसी जमहूरियत में, किसी पार्लियामेंट में नहीं होता कि वो क्रिमिनल केसेस में गिरफ़्तार अफराद वो ग्लोरीफाई करते हुए, विक्ट्री के निशान बनाते हुए, कौम का मजाक उड़ाते हुए, आइन और कानून के मुंह पे तमाचे मारते हुए, वो बाजू और आस्तीनें चढ़ाते हुए पार्लियामेंट में आए और ललकार के हुकूमत वक्त को कहें कि हम तुम्हें चलने नहीं देंगे। उनका कंसर्न इस कंडक्ट पे है, उनका कंसर्न किसी जगह भी पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको कंप्रोमाइज़ करना उनका कतन कोई मकसद नहीं है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की आज डॉक्टर साहब बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि हम चलने नहीं देंगे। वो 126 दिन का धरना शायद भूल गई हैं, जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर ये कहते थे कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और ये सब चोर डाकू हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही हैं, ये भी बता दें कि अगर कौमी असेंबली का निज़ाम मफलूज होता है तो अपोजिशन को तो कोई जिम्मेदार नहीं मानेगा, ये भी हम कहना चाह रहे हैं, हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसी चीज़ों में यही होता है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को इतना बेतौकीर क्यों होता देखना चाहते हैं? ये कभी नहीं है ख्वाहिश हमारी, ना वज़ीर आज़म की, ना इस हुकूमत की, कि पार्लियामेंट डिलीवर ना करे या बेतुकीर हो जाए। अगर ये ख्वाहिश वज़ीर आज़म साहब की होती तो एक ऐसा शख्स जो नैब का मुल्ज़म था, जिसके ऊपर बेशुमार उंगलियां उठ रही थी, जिसका अपना दामन दागदार था, करप्ट चेहरा था शहबाज शरीफ साहब का, तो अपोजिशन की ज़िद थी, हट दर्मी थी। 3 महीने इन्होंने पार्लिमानी कमेटियां ना बनने दी कि पहले उसको जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाओ। का किसी मुहज़्ज़म माशरे में क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस शख्स पे खुद इल्ज़ामात हों वो दूसरों के इल्ज़ामात की इंक्वायरियाँ करे? तो इससे जग हंसाई हुई, इससे आपके कानून की ताकत कमज़ोर हुई, आपके इदारे कंप्रोमाइज़ हुए। तो अगर वज़ीर आज़म ने उस वक्त जो है उस पार्लियामेंट के फ़ैसले को मान के उन्हें लीडर ऑफ द बनाया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया, तो अब जब इस वक्त हुकूमत के मफाद में बजट का पास होना है तो वज़ीर आज़म ये कभी नहीं चाहेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मामून खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान हमसे बात कर रही थी और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने हमसे वादा भी किया है कि शी विल कम ऑन आवर शो। मतलब अभी ऑब्वियसली पाकिस्तान के और भी मैचेस हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा आउट भी कर दें, इफ़ यू आर अ क्रिकेट लवर, इफ़ यू आर अ लवर ऑफ द स्पोर्ट, तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड ओवर देयर। खासी डेवलपमेंट्स हैं, कप्तान सरफराज से राबते भी हुए हैं, कुछ अहम शख्सियात के उनको हौसला भी दिया गया है, अपैरेंटली इंज़मामुल हक को भी भेजा जा रहा है और काफ़ी कुछ हो रहा है।
अच्छा, वो तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक और चीज़ क्रिकेट से रिलेटेड आपको बताएं कि भारत से इंडिया से शिकस्त के बाद सबसे ज़्यादा तनकीद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस की हुई है। हमने भी की है ऑफ कोर्स कि किधर हैं, हिल भी नहीं सकते। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस इतनी अच्छी नहीं कि उस पर बात की जाए, मगर स्क्वाड से बाहर अहमद शहजाद, आपको पता है ना कि वो बड़े अच्छा, मैंने भी ये देखा था कि उन्होंने अपनी एप्ट मौके पे एक वीडियो जारी की। बिल्कुल, और अहमद शहजाद प्लीज देख भी लें, तो उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो जिम में सख्त मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। और अहमद शहजाद के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वो विराट कोहली बनने की बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है ये शीशे में देख रहे थे अहमद शहजाद, सामने में शीशे में उनको कोहली नजर आता होगा ना रिफ्लेक्शन में। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि उनकी शक्ल मिलती है विराट कोहली से और अब वही फिटनेस लेवल वो अचीव करना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज इट्स गुड, कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं भाई किसी से इंस्पायर होके, तो इट्स नॉट बैड। क्या ख्याल है आपका? अब बिल्कुल सही ख्याल है, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अच्छी चीज़ आप किसी से भी इंस्पायर होके ले सकते हैं। माना कि इंडिया से हम हारे हैं, लेकिन लेट अस नॉट फॉरगेट दे हैव सम अमेजिंग प्लेयर्स, कोहली बीइंग वन ऑफ देम। और अगर फिटनेस लेवल ही, वैसे तो बहुत कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिटनेस की बात कर ले तो व्हाई नॉट। कितने महीनों से आई वाज वाचिंग वन ऑफ कोहलीज इंटरव्यू, और उन्होंने कितने महीनों से कार्ब्स की इनटेक नहीं की, और वो कह रहे थे कि एक एक सेकंड जो है ना, और इसकी वजह क्या, फिटनेस की वजह क्या, उन्होंने बताया कि नाउ द गेम हैज़ बिकम सो प्रोफेशनल। अगर आपने एक कैच को पकड़ते हुए 3 मिनट में उस कैच की तरफ जाना है, एक कैच आ रहा है 3 सेकंड में उसकी तरफ जाना है, तो आप अगर 2 सेकंड में पहुंचेंगे तो वो कैच ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। मतलब और अगर 3 सेकंड में पहुंचेंगे तो वो कैच आपके लिए पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, और फिर कमेंटेटर कहेगा कि वेरी गुड ट्राई या ग्रेट ट्राई या नाइस ट्राई। इस सारी बात में आपको समझ आई हो या ना आई हो, बट ये समझ लें कि उस बंदे ने क्या रिसर्च की हुई है, और एक एक पहलू जो होता है ना जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है, उस पे उसने इन्वेस्ट और किया। जाहिर है कि कैप्टन है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो पूरी टीम पे आती है। तो इतना प्रोफेशनलिज्म कि 1 सेकंड का भी हिसाब रखा जा रहा है कि अगर वहाँ कैच गिर रहा है, बॉल गिर रही है और मुझे यहाँ से भाग के वो कैच पकड़ना है, अगर मैं 5 सेकंड के बजाय 3 या 4 सेकंड में पहुंचूंगा तो एक कैच में पकड़ सकूंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ और उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे ना दिल में कुछ होना स्टार्ट हो जाता है जब हम इतनी तारीफ करना स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो तारीफ के लायक वो करनी भी चाहिए। विराट कोहली से किसी ने पूछा रिसेंटली कि लास्ट टाइम, आपको पता है ना इनकी बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट है और ये बिल्कुल मीट नहीं खाते अब, तो किसी ने पूछा अब्दुल्ला कि आपने बटर चिकन लास्ट कब खाया है, तो इन्होंने जवाब दिया 8 साल पहले। 8 साल पहले, मतलब कि अंदाज़ा करें, जब हमारे पास ऐसी क्वेश्चन आंसर लेवल ही नहीं है, हम मतलब देर भी ना करें ये पूछना, क्योंकि हमें पता है कि अगला क्या जवाब देगा। तो आप फिर कंपैरिजन देख लें और फिर हम पूछते हैं कि कैसे हम हार गए और अगला जीत गया। एनीवे, आगे चलो। अभी आगे बढ़ेंगे कि एक इशू जो बड़ा अलार्मिंग सूरत हाल इख्तियार कर गया है, और अब दुनिया जो है ना वो हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है पोलियो को लेकर। अभी जो रमज़ान में मैं गया था उम्रा करने के लिए, सबसे पहले काम वो जहाज़ से उतरते ही, पाकिस्तान से जो भी जहाज़ आते हैं वो ये करते हैं कि काउंटर पे ही एज एन एयरपोर्ट की हुदूद में भी दाखिल होने से पहले वो पोलियो के कतरे लेकर खड़े होते हैं। और जितने बच्चे थे और बाज़ बड़ों को भी आई वाज सीइंग कि वो पोलियो के कतरे पिला रहे थे। सो दे डोंट इवन ट्रस्ट कि हमारी वैक्सीन या हमारी सूरत हाल का क्या हाल है। वो वहाँ पर किसी और मुल्क में उतरते साथ ही उन्होंने पोलियो के कतरे हमारा तो खैर लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्कुल उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम तो रिफ्यूज़ कर देते हैं भाई अपने बच्चों को पिलाने। हमारे तो ये वाले केसेस भी बन रहे हैं। बट एनीवे, अभी क्या हो रहा है आपको बताएं कि पाकिस्तान में इस साल का 24वां यानी 24th पोलियो केस जो है वो सामने आ गया, और इस खतरनाक मर्ज के खिलाफ हमारी जंग मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। अपने अहदाफ से हम बहुत पीछे रह गए हैं। ज़िला बन्नू में पोलियो से मुतासरा बच्चे का एक और केस सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बीमारी से मुतासरा बच्चों की तादाद 18 और मुल्क में 24 हो गई है। 17 माह के बच्चे के वालिदैन ने पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। ये वो मैं बात कर रही थी कि इनकार ही कर दो जी, पिलाने ही नहीं है। और ज़िला बन्नू को सबसे ज़्यादा खतरनाक करार दिया जा चुका है, और इस जिले में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो चुकी है। और तमाम वालिदैन के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवाए जाएँ। हुकूमत ने हालिया मुहिम में कतरे ना पिलवाने वाले वालिदैन के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना करने का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने बिल गेट्स से मुलाकात की है। पाकिस्तान में बिल गेट्स फाउंडेशन की सबसे बड़ी तवज्जो पोलियो के खात्मे पर है कि ये मसला कैसे ख़त्म होगा, कि लोगों को क्या हो गया है और कैसे
उन्हें कन्विंस किया जाए और कैसे उनके दिमागों में से निकाला जाए कि पोलियो के कतरों का मकसद सिर्फ आपके बच्चे को पोलियो से बचाना है और मतलब इसका कोई मकसद नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन, आपको पता है ना, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जहालत, कि आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप दुनिया की हर चीज़ करेंगे उसको सही रखने के लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे, और फिर कोई आपके घर चल के आ रहा है उसको दवाई देने के लिए कि खुदा ना खास्ता इसको कोई इस किस्म का पोलियो टाइप मसला ना हो जाए, लेकिन नहीं देना, बस जी हमने ठान लिया हम नहीं देंगे। ये जहालत है ऑब्वियसली, और आप क्या रीजनिंग करेंगे इसकी। ये अलार्मिंग किस्म की ये बातें हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस साल का 24वां पोलियो केस जो है वो सामने आ गया है, 24वां, और अभी साल गुजरा ही कितना है। बिल्कुल जी, विच इज आधा साल भी पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के फोकल पर्सन बराए पोलियो बाबर बिन अता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबर साहब, इस साल अब तक मुल्क भर से 24 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं, पूरी हमने डिटेल दी है, अभी साल आधा भी नहीं हुआ, हुकूमत को इस पर कोई परेशानी है? बहुत परेशानी की बात है। हुमा और अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपका मशकूर रहता हूँ क्योंकि आप लोग अक्सर जो है ना मॉर्निंग शो में पोलियो को वक्त देते हैं और हमारा मौक़िफ़ जानते हैं, तो और आप वाहिद मॉर्निंग शो हैं जो इतना फ्रीक्वेंटली इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो है बार बार एड्रेस करता है, तो आपका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। आपके सवाल के लिए बहुत परेशानी है, बिल्कुल परेशानी का बायस है, लेकिन इसके पीछे अवामिल हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई ज़िम्मेदारी इधर उधर नहीं कर रहा, जो आपके सामने कर रहा हूँ कि जो ग्लोबल एंटी वैक्स मूवमेंट है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान उसका शिकार नहीं है। इस वक्त दुनिया का जो सबसे आर्ग्यूएबली मोस्ट अवेयर शहर है, दैट इज़ न्यूयॉर्क सिटी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यस पाकिस्तान में हैं 24 पोलियो केसेस, और ये मानना पड़ेगा, और मैं आपको ये बता भी दूंगा कि क्यों हैं। लेकिन जो दुनिया का सबसे अवेयर शहर है न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पे 1025 केस सिर्फ इस साल में रिपोर्ट हुए हैं खसरे के। वाई? ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, ग्लोबल एंटी वैक्स मूवमेंट। सोशल मीडिया, ईजी एक्सेस, उस पर कान नहीं धरे गए, नोबडी थॉट कि कोई सोशल मीडिया इतना बड़ा थ्रेट है, एंड सडनली पोस्ट ट्रम्प सिंड्रोम इन यूएस, एंड नाउ इट्स राइट इन आवर फेस, इट्स अ बिग मॉन्स्टर, और वो नैरेटिव सेट कर रहा है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती जा रही है। ये समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा कि पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स चलते कैसे हैं। दे आर बेस्ड ऑन टेक्निकल ग्रेटनेस, डाटा करेक्टनेस, सो इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकली लेड इनिशिएटिव। पहली दफ़ा दुनिया को कहीं जो है इतनी स्टॉन्च एंटी वैक्स रेजिस्टेंस का सामना है, और एक प्लेटफॉर्म मिल गया एंटी वैक्सर्स को इन द शेप ऑफ सोशल मीडिया के वो अपने जो ये प्रोपेगेंडा है और मिस इन्फॉर्मेशन है इसको स्प्रेड करें, एंड पाकिस्तान इज सिंपली सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो की जा रही हैं, और मैं आपके मॉर्निंग शो के तवज्जुह से एक आपको बड़ी खबर भी दे दूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का तीसरा दिन है। 25% मुल्क जहां पे पोलियो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के सदर्न रीजन है, बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और लकी मरवत, जहाँ पे मैं बज़ाते ख़ुद वहाँ पे मैंने इनाग्रेट किया, लीड किया कैंपेन पिछले 5 दिनों में। मैं कल ही इस्लामाबाद वापस आया हूँ। वहाँ पे आज तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का जो है वो इंसिडेंट पेश नहीं आया, जिसमें कोई माइनर सा भी कोई होती है गालम गलोच, वो भी नहीं हुई। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हम FIRs नहीं काटेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती पेरेंट्स के साथ नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ एंटी वैक्स मूवमेंट। आप कभी भी दुनिया की हिस्ट्री देख लें, कोई पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव जो बेटरमेंट की है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये भी आपको बता दूं कि नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक आप लोग परेशान रहेंगे, गवर्नमेंट भी परेशान रहेगी, मैं भी परेशान रहूँगा, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद आप देखेंगे पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ना सिर्फ राइट डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि एक डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से कन्वर्ट होके 100% वायरस रेडिकेशन प्रोग्राम बनेगा। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। चलें, आपकी कमिटमेंट सर आंखों पर, और होपफुली ये जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन हमारी ठीक हो जाएगी, वो भी हो जाए, नई स्ट्रैटेजी जिसका आपने तज़किरा किया। लेकिन अभी बाबर साहब, आप लोगों को मामलात संभाले हुए 10 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है। पोलियो केसेस में इजाफे की वजह अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है, या आप समझ आ गया है और अब प्लान आपने डिवाइस कर लिया है? मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं एक क्लियर कर दूं, कभी भी एक वायरस को
आप लॉ एंड ऑर्डर इन चीज़ों से नहीं कंपेयर कर सके कि कोई अल्लाह ना करेंगे कत्ल हो गया तो SHO ने पर्चा काटा, वो अभी तक छापा नहीं पड़ा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल ऑफ दिस जो पाकिस्तान इस वक्त जा रहा है, एंड अगेन लेट मी रीइटरेट, आई वांट द पोलियो प्रोग्राम टू रिमेन ए, कोई PMLN पे जिम्मेदारी नहीं आयद करना चाहता कि मुझसे पहले क्या हुआ। अक्टूबर में लिटरली पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम को मैंने लीड करना शुरू किया और अक्टूबर में ही पिछले साल की परफॉर्मेंस पे IMB रिपोर्ट सामने आई जिसने कैटेगोरिकली कह दिया था कि पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं है। और ये आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इट्स अ वायरस इरेडिकेशन प्रोग्राम। नंबर ऑफ केसेस हुमायूं अब्दुल्ला इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इस तरह तो फिर देखें ना, अफगानिस्तान के केसेस जो हैं मुझसे बहुत कम है, तो आप ये कहेंगे कि अफगानिस्तान का पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान से बेहतर है? नो वे। वहाँ पे उनको मिलियन से ज़्यादा बच्चों तक एक्सेस ही हासिल नहीं है, उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि वहाँ पे कितने पोलियो केसेस हैं, सारे एग्जैक्टली फिगर नहीं है उनके पास। तो बात यह है कि यस, नंबर ऑफ केसेस इज़ वन पैरामीटर बट नॉट द ओनली पैरामीटर। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो कोर रेजर्वायर्स हैं उधर से कितने केसेस आ रहे हैं। तो आई एम फुली अवेयर, मैं खुद 8-9 साल नौकरी करता रहा हूँ पोलियो प्रोग्राम में, एंड आई एश्योर यू के आर्ग्यूबली फॉर द फर्स्ट टाइम in history the Pakistan polio program is taking the right approach which is 100% eradication. Again मैं दोबारा कहूँ, प्लीज़ आप दोनों ने ये मैसेज मेरा कन्वे करना है, पोलियो प्रोग्राम is not disease control, we are a virus eradication program। और ये आपने मुझसे वादा करना है कि आप दोनों ने ये प्ले करना है। इंशाल्लाह जब दिसंबर जनवरी में यही गवर्नमेंट आपको डिलीवर करके दिखाएगी पोलियो प्रोग्राम पे, तो आप दोनों ने यही मैसेज मेरा डिलीवर करना है। आपने दोबारा दिखाना है कि हाँ जी आपने कहा था और इंशाल्लाह आपने डिलीवर किया। बाबा साहब, हमारी आर्काइव्स आर स्ट्रांग और इंशाल्लाह हम दिसंबर जनवरी में हम तो चाहेंगे हम ये प्ले करें जब ये वायरस इरेडिकेट हो। और आपको ये पता भी है कि जो प्रोग्रेस हो, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव्स भी आ जाते हैं। हम फैक्चुअली बड़ी करेक्टली बताते भी हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कंसर्न्स कुछ आपको बता दें कि आलमी इदारा सेहत को पोलियो के खिलाफ अहदाफ मुकम्मल ना होने पर परेशानी है। अब बिल गेट्स ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। अगर आलमी इदारा जो है वो अपनी फंडिंग के नताइज से खुश नहीं तो क्या ऐसा खतरा है कि फंडिंग रोक देना? दिस इज अ बिग कंसर्न। कितना नुकसान हो सकता है इस वजह से? थोड़ा सा पोलियो प्रोग्राम को समझने की ज़रूरत है। डोनर और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर में डिफरेंशिएट कर कीजिए। आलमी इदारा सेहत की जिस कमेटी ने ये कहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो है आलमी इदारा सेहत की इंटरनेशनल सफरी पाबंदियों वाली कमेटी, दी IHR कमेटी, क्योंकि वो घबराती है कि पाकिस्तान से वायरस कहीं दोबारा स्पिल आउट करके मुल्क से बाहर किसी और मुल्क को ना इन्फेक्ट कर दे। उस कमेटी ने इस अमर पे तशवीश का इजहार, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट जो इदारे करते हैं, मैं ओपनली आपको कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आलमी इदारा सेहत, उनकी टीम्स, उनके डॉक्टर्स, दे आर आवर पार्टनर्स। सो इट्स अ कलेक्टिव सक्सेस एंड इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। सो ये कहना कि वो कह रहे हैं कि वो हो नहीं सकता ना, मतलब ये अब इस तरह की बात है कि अब मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं दूसरी देने, क्योंकि मैं कहूँ कि जी हुमा और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो जियो एंटरटेनमेंट का मॉर्निंग शो है वो अच्छा नहीं, अब मतलब वो क्योंकि इट्स वन एंड द सेम, सो वी आर वन एंड द सेम, सो एंड वी आर ऑल कंसर्न्ड एंड आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरी पार्टनर विच इंक्लूड सेहत एंड बिल गेट्स फाउंडेशन। चलें अब ये बता दीजिए बाबा साहब लास्टली के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब तक पोलियो के बढ़ते केसेस पर बराह रास्त कोई बात की नहीं है, या एटलीस्ट हमारी नज़र से तो गुजरी नहीं है। आप समझते नहीं हैं कि इस मामले में वज़ीर आज़म को भी बहुत हसास होना चाहिए? क्या बात कर दी आपने। आप लोगों ने दोनों ने खुद अप्रिशिएट किया था जब इरफानुल्लाह को स्वाद से इमरान खान ने खुद बुलाया, अपने गले लगाया, आप दोनों ने तारीफ की थी। कोई एक मुझे दिखा दें जिसने इससे पहले किसी पोलियो वर्कर को स्वाद की पहाड़ियों से उतार के गले लगाया। मुझे पता नहीं कि आपका जो प्रोड्यूसर साहब है वो इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या वो ये तस्वीर मेरी बात के साथ अभी दिखा दें लाइव स्क्रीन पे कि किस तरह इमरान खान ने इरफानुल्लाह को अपने गले लगाया था। उससे ज़्यादा लीडरशिप किधर है? और ये मेरा फ़ोन है, सारा दिन प्राइम मिनिस्टर को अपडेट्स दे रहा होता हूँ, वो अपडेटेड है, ही इज़ ऑन टॉप।
एंड डोंट फॉरगेट। चले बाबा साहब, आपने फरमाइश की तो हमने साथ ही ये तस्वीर दिखा भी दी है। आज से 15 साल पहले पोलियो फ्री पाकिस्तान की कैप पहन के यूनिसेफ की एम्बेसडरशिप की थी फॉर EPI एंड पोलियो एरेडिकेशन। उस बंदे से ज़्यादा ना समझ है पोलियो एरेडिकेशन की किसी को, ना कंसर्न है, एंड ही इज़ कम्प्लीटली अपडेटेड ऑन दिस। और प्लीज़ वो दिखाइए ज़रूर कि किस तरह इमरान खान वो पहले वज़ीर आज़म है जो स्वात की चोटी से एक पोलियो वर्कर इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस बुला के अपने गले लगाते हैं। जी हमें बिल्कुल याद है, हमने दिखाया था और आपके कहने पे हमने दोबारा भी वो तस्वीर और वो फुटेज जो है वो दिखा दी हैं। देखिए, वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स एंड ऑफ कोर्स इफ वी सी समथिंग कि उस तरह नहीं हो रही है, नेगेटिव्स आ गए हैं या कुछ चेंज होना चाहिए, तो इट इज़ आवर ड्यूटी आल्सो टू ब्रिंग इट अप एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। बॉटम लाइन ये है कि यहाँ मकसद किसी पे या आप पे या आपकी टीम पे तनकीद करना नहीं था। यहाँ हम सब कंसर्न हैं, सब मिलकर कंसर्न हैं कि हम पोलियो पे तनकीद करें और उसे सब मिल के ख़त्म करें। इंपॉर्टेंट बात जो हम आपसे रोज़ करना चाहते हैं और करते भी हैं और आपको याद दहानी कराते हैं कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स में 9 कैटेगरीज में व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स के तहत वोटिंग जारी है। इनके साथ भूल गए हो, उसे I'm sure नहीं भूले होंगे। अक्सर ये हो जाता है कि जी ये वोट, ये कोई जीत गया है, वो कोई जीत गया और शायद आपके मुताबिक ना हो, बाद में फिर आप शिकायत होती हैं। तो यहाँ ये वही जीतेंगे जो आप चाहते हैं, तो लिहाजा यू कैन वोट। और ये वोटिंग करने का तरीका क्या है जी? वेबसाइट पे जाएं www.luxstyle.pk और वहाँ आप वोट करें जिसको आप वोट करना चाहते हैं। चेक के आप कितनी दफ़ा वोट कर सकते हैं वो मैं चेक करके आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा। लेकिन मीनवाइल आप www.luxstyle.pk पे जाएं और अपने फेवरेट स्टार्स के लिए वोट करें। बाद में ना शिकवा कीजिएगा कि भाई इसको तो अवार्ड नहीं मिला। ये सब व्यूअर्स चॉइस अवार्ड होने वाले 9 कैटेगरीज में एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो सो इजी। अच्छा, एक और बात जो हम करना चाहते हैं और हमारी गेस्ट भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के लिए हालात कितने कठिन हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन पेश आने वाले वाक़यात से लगाया जा सकता है। और आपको हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ क्या क्या होता है। गुज़िश्ता रोज़ भी आपको ये बता दें कि मर्दान में 2 ख्वाजा सराओं को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया और सूबे में 2015 से अब तक 66 यानी 66 ख्वाजा सरा कत्ल किए जा चुके हैं। आज तक किसी एक कातिल को भी सजा नहीं हुई है, FIR ही दर्ज नहीं की जाती। इन हालात में अच्छी खबर यह है कि कराची में ख्वाजा सराओं के लिए एक अपना ब्यूटी पार्लर खुल गया है। तड़ावा है इसका नाम। कराची में ख्वाजा सराओं का ये एक ऐसा मुनफरिद सालोन है जहां ख़वातीन बच्चियां भी जाती हैं और जा रही हैं। 4 महीने से ये सालोन काम कर रहा है और ये सब रंग फाउंडेशन के तहत एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है शुरू किया गया है सालोन में की सूरत में। इसमें ख़वातीन स्टाफ भी हैं, इसमें ट्रांसजेंडर स्टाफ भी है। इसी पे हम बात करेंगे। इस सालोन की रूह रवा बड़े अरसे से बड़ी रेनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं बेबो हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेबो, आप आई हैं इधर। और दिस इज़ गुड। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है और हम देखते हैं कि लाहौर में भी एक स्कूल भी खुला ख़ासतौर पे ट्रांसजेंडर्स के लिए। अब ये सैलून की बात हो रही है। जहाँ हम इतने नेगेटिव सुनते हैं, अभी हमने मर्दान का भी जिक्र किया, वहाँ हमें अच्छी बातें भी नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत अरसे से ख्वाब था, ये ख्वाहिश थी कि ये सैलून खोला जाए। सबसे पहले तो ये एक ख्वाब था जो मेरा पूरा हुआ और ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं एक सैलून में काम करती थी। एक वजह ये थी जो मैं आपको बता रही हूँ। एक सैलून में काम करती थी, वहाँ पर कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे, जब मैंने स्टार्ट किया वहाँ से तो उन्होंने कहा कि भाई ख्वाजा सराओं को यहाँ देखना, उनके हाथ से पानी पीना हराम है। उस सैलून में? उस सैलून में जो क्लाइंट्स आते थे। अच्छा। लेकिन वहाँ की ऑनर इतनी अच्छी थी, वो मेरे साथ स्टैंड उन्होंने लिया। 35 क्लाइंट्स उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, इसको निकाल दो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं आज इसको निकाल दूंगी और ये कल किसी सिग्नल पे भीख मांग रही होगी या रात पे सेक्स वर्क कर रही होगी तो तुम लोग गाड़ी में बैठ के कहोगे कि ये लोग काम क्यों नहीं करते। अब जब ये काम कर रही है तो उसे काम करने दो। फिर उन्होंने कहा नहीं तो ऐसे काम करने दो। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया आहिस्ता। फिर उसके बाद मैंने सोशल सेक्टर ज्वाइन किया। मैंने जिया के साथ काम किया एज ए जनरल सेक्रेटरी। फिर मैंने एक NGO, इंटरनेशनल NGO के साथ ड्रॉपिंग सेंटर कोऑर्डिनेटर काम किया। लाहौर में काम किया, लाड़काना में काम किया, बहुत सारी जगहों पे आहिस्ता में इन होती गई। ज़बरदस्त। कि मतलब आपकी वो स्ट्रगल थी अच्छे काम करने की। हाँ। जो आपको इधर उधर भी लेके गई। तो ये तड़ावा का ख्याल कैसे आया? हाँ। तो फिर जब मैंने सैलून को छोड़ के अपनी NGO को ज्वाइन किया तो मुझे हेयर कट करवाना था। आई लव हेयर कट। तो मैंने एक कॉल की एक सैलून पे, मैं उस सैलून का नाम नहीं लूँगी, अगर नाम लूँगी तो आप सब लोग जानते हैं, वो एक बहुत बड़ा सैलून है। उन्होंने कहा सॉरी आपकी आवाज़ औरतों जैसी नहीं है,
हम आपको नहीं अलाउ करेंगे कि आप यहाँ आए। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक को दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 5 सैलून पर कॉल किया, उन्होंने कहा हम नहीं आपको नहीं रख सकते। फिर एक सैलून था जिनको मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि अच्छा आपको किससे हेयर कट चाहिए? मैंने कहा इससे चाहिए, उसकी इतनी फ़ीस है, आपकी अपॉइंटमेंट ये है, आप इतने बजे आ जाइएगा। दे नॉट आस्किंग मी अबाउट एनीथिंग। मैं वहाँ पर गई और जब मैं वहाँ पर गई मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसा सैलून होना चाहिए जहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स अपनी मर्जी से आएँ और अपनी मर्जी से और कोई किसी को जज ना करे। ऑब्वियसली जब आप सैलून जाते हैं कंफर्ट होती है, लेकिन जल्दी से ये बता दें तड़ावा का मतलब आप हमें समझा रही थी। और वैसे ही समझाना है जैसे आपने हमें समझाया। एक्चुअली तड़ावा है जो वर्ड है एक इंटरनल कम्युनिटी का वर्ड है और ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और कम्युनिटी हमेशा उसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है जो उनके साथ कंसर्ट होती है। तो ये जो नाम है तड़ावा सैलून, ये हमारे इंटरनल कम्युनिटी का है और तड़ावा मीन्स मेकअप, मेकओवर। तो हम तड़ावा को मेकओवर कहते हैं। और जैसे कैसे कहते हैं इससे पहले जो हमने ऐसे कह सकते हैं कि हाय रेशम कितने गई है नहीं और थे बैठी है तड़ावा करने लगी है, फंक्शन तो चल रही है ना, तड़ावा करन बैठी है। तो तड़ावा एक्चुअली मेकअप और पूरा तैयार होना। जल्दी से हम आपको बता दें कि इफ़ यू आर इन कराची एंड यू वांट टू सपोर्ट दिस कम्युनिटी तो ये है गुलशन में तड़ावा सैलून है, आप वहाँ जा सकते हैं। बेबो थैंक यू सो मच, आप आई हैं इधर। बहुत सी खवातीन भी आ रही हैं और अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, घड़ी में पहनना भूल गया हूँ। टाइम क्या हुआ जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल हम जा रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। पहले हमारे पास बेबो हैदर आई हुई थी एंड शी इज अ ट्रांसजेंडर ब्यूटिशियन और बड़ा ज़बरदस्त सैलून भी चला रही हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो इंस्पायर्ड जब इस किस्म की मैं ख़बरें सुनती हूँ, क्योंकि अक्सर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से उनके ऊपर जो तशद्दुद होता है, इतनी ख़तरनाक ख़बरें आती हैं। मुझे इतनी खुशी होती है व्हेन दे फॉलो देयर ड्रीम्स एंड दे कैन अचीव समथिंग। और कराची में गुलशन में इस पहले सैलून का इफ्तिताह कर दिया गया है। 4 माह से काम कर रहा है। आम खवातीन भी इसमें जा सकती हैं, ट्रांसजेंडर वेमेन भी इसमें जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद आम घरेलू खवातीन की हैं जो सैलून में आके अपनी सर्विसेज दे रही हैं, विच इज़ ग्रेट। तो प्लीज़ अगर आप लोग अराउंड दैट एरिया रहते हैं कराची में, डू गो देयर एंड सपोर्ट देम एज वेल। बहुत सी बातें करनी है हमें इस घंटे में। डू वी हैव म्यूजिक इन दिस आवर? आई गेस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आज क्या कर सकते हैं म्यूजिक के सिलसिले में, लेकिन अभी हम करेंगे इस घंटे की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने के लिए ऑपोजिशन ने तैयारियां कर ली। हुकूमत भी सबबंदी में मसरूफ। तमाम ऑपोजिशन जमातें मिल गईं तो चेयरमैन सेनेट घर जा सकते हैं। पहले से टैक्स देने वाले तबके पर मजीद टैक्स का फैसला मंजूर नहीं। ताजिर बरादरी और तनख्वाहदार तबका चीख उठा। ताजरों की शिकायत दूर करने के लिए FPR का कमेटी तश्कील देना खुशाइंद है। वेलकम बैक। मीनवाइल जब आप ट्विटर खोले ना तो वन ऑफ द टॉप ट्वीट्स क्या आ रहा है आजकल, सानिया मिर्जा और वीना मलिक के जो एक्सचेंज ऑफ ट्वीट्स हुआ है ना, उस पे जो लोगों के तासुरात हैं और उनकी खुद की अपनी ट्वीट्स, वो भरा पड़ा है सारा सिलसिला। आई एम वेरी वेरी क्यूरियस, नॉट दैट मैं बात करके आई एम सॉरी, लेकिन कभी कभार होता है ना किसी के बारे में कोई भी बात कर लो, तनकीद भी ना करो तो यू आर इन्वाइटिंग द रैथ ऑफ दैट पर्सन। मैं ये करना नहीं चाहती, बट आई एम वेरी क्यूरियस कि वीना को एकदम से क्या हुआ। मतलब मैंने कभी उनको इतना कोहेरेंट और ऑब्वियसली इतना एलोक्वेंट ऑल्सो, क्योंकि उनकी ट्वीट्स लगता नहीं है कि उनकी तरफ से आ रही हैं, और पहले होता भी नहीं था ना, ये एकदम से क्या हुआ है। सो आई एम very curious. So this is a drastic change that she has observed. So वीना अगर आप सुन रही हैं तो इनको ट्वीट करके आप जवाब दे सकती हैं। अभी हम आज की वन ऑफ द टॉप स्टोरीज करेंगे और आपको बताना यह है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी घर जाएंगे। ऑपोजिशन पार्टियों ने ठान ली है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये कर तो सकते हैं, लेकिन क्या ये कर गुजरेंगे? अहम सवाल ये है। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट को हटाने पर मुत्तफिक है। ये तजवीज़ दी है कि ऐसा अगर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी संजीदा है तो चेयरमैन सेनेट को हटाया जाए। सब क्या मुस्लिम लीग नून इस बात की हिमायत करती है? कल आपने सुना APC बुलाएंगे, उसमें ये सारी बातें करें। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि हुकूमत भी जवाब में सबबंदी करने को तैयार है। जो चेयरमैन सेनेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ही भेजा जाएगा। हाई शात में नहीं जा सकते वो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उससे हट के ना वो मीडिया में बदले जाएंगे, ना वो गली मोहल्लों में चौक चौराहों में बदले जाएंगे।
उनको लाने का भी एक तरीकाकार आइन में दर्ज है और भेजने का भी। जब अपोजिशन सीरियस उस रास्ते पे चलना शुरू करेगी तो फिर हम भी सीरियस होंगे। अभी तो ये गीदड़ बग्गियाँ हैं। और आपको बताएं कि सादिक संजरानी को हटाने के लिए 53 अरकान की हिमायत दरकार है, जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर अपोजिशन जमातें मिलकर आसानी से पूरा कर सकती हैं। अवामी नेशनल पार्टी पहले ही बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को चेयरमैन सेनेट हटाने की तजवीज़ दे चुकी है। सादिक संजरानी गुज़िश्ता साल पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की हिमायत से चेयरमैन सेनेट बने थे। सादिक संजरानी को 57 और नून लीग के राजा जफरुल हक को 46 वोट मिले थे। नून लीग आज भी सेनेट में सबसे बड़ी जमात है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के सेनेट में 46 अरकान हैं। 29 आज़ाद सेनेटर्स में से बेशतर का ताल्लुक नून लीग से है। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के 2 सेनेटर्स हैं और ANP, फंक्शनल लीग और अवामी पार्टी का एक रुकन मौजूद है सेनेट में। इसी पे बात करते हैं कि ये अगर चेंज चाहती हैं अपोजिशन जमातें तो ये चेंज कैसे लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ब्राह्मण तंगी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्राह्मण, आपने वक्त दिया। इत्तलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तब्दीली चाहते हैं। सादिक संजरानी से अपोजिशन को अब पहले तो ये बता दीजिए, अगर ठीक चल रहे हैं तो मसला हुआ है कोई जो अचानक से तब्दीली के ख्वाहिशमंद हो गए हैं? पीपल्स पार्टी ने तो खुद हिमायत की थी जब ये इलेक्ट हुए थे। ये अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से सादिक संजरानी के हटाने की बात आई है और जब भी जमहूरी रिवायात ये हैं कि अगर सपोज इन हाउस तब्दीली लाना चाहते हैं तो उस पर मुख्तलिफ जमातें अपनी जमातों के साथ, अपने लीडरशिप के साथ बात करते हैं और उसके बाद फैसला आते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अवामी नेशनल पार्टी ने बात की है तो हो सकता है कि उसने अपने होमवर्क किया हो। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है मुल्क की और उसके चेयरमैन जो हैं वो फैसले फर्द वाहिद नहीं करते हैं, बल्कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल करते हैं, तमाम मेंबर से पूछते हैं और फिर CC जो होती हैं वो अपने चेयरमैन को इख्तियार देते हैं और वो जो फैसला करते हैं फिर पार्टी उस पर अमल करती हैं। तो मैं जो समझता हूँ ये एक तरफ अगर आप देख लें तो एक जमहूरी रिवायात और जमहूरी हक हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक मतलब कि कोई जो इस वक्त जो अपोजिशन की मुलाकातें हैं, जो अपोजिशन की तमाम लीडरशिप की, तमाम पार्टीज की लीडरशिप के मिलना है, वो ये है कि जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और जो बजट है गरीब आवाम पे जो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर की बात है, तो उस सिलसिले में मुलाकातें होती हैं। लेकिन अगर संजरानी साहब की हटाने वाली बात आती है तो उसमें तमाम पार्टीज अपनी अपनी जमातों की के बाद मीटिंग के बाद फैसला कर सकती हैं। सेनेटर साहब, अगर सादिक संजरानी को हटा दिया जाता है तो मुतबादिल कौन हो सकता है? कोई आपके पास कोई सजेशन हो? क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स के लिए रजामंद हो जाएगी या फिर मुस्लिम लीग नून किसी PP लीडर के लिए? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब सादिक संजरानी के हटाने का फैसला हो जाए तो वो उस वक्त होगा जब मतलब कि तमाम जमातें किसी भी सेनेटर पे मुत्तफिक हो जाएं और फिर उस वक्त उसके बाद मतलब कि फैसला होगा। इसलिए कि जब तक किसी भी कैंडिडेट पे मुत्तफिक नहीं होता है तमाम पार्टी, तो उस वक्त तक फिर संजरानी साहब के खिलाफ आदमी नहीं लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पार्टी की मीटिंग के ताल्लुक हैं और फिर मीटिंग के बाद तमाम पार्टी का मौक़िफ़ सामने आने के बाद जब एक कैंडिडेट पे मुत्तफिक हो जाएं उसके बाद फिर मतलब कि आदमी इत्तेमाद की नौबत आती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स बहरामन तंगी हमसे बात कर रहे थे। एक और ख़बर पे आगे जाते हैं जो कि काफ़ी लोगों को बड़ी खुशी होगी और बड़ा एक होता है ना साय ऑफ रिलीफ लेना, क्योंकि व्हाट्सएप पे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। कोई चीज़ आपने कहीं भेजनी होती है वो पहुंच कहीं जाती है और होता है ना कभी कभार फिर आपको थैंक गॉड आप डिलीट कर सकते हैं। एक दफ़ा तो ऐसे होता है माशाल्लाह, आप अपने दोस्तों के नाम जो सेव करते हैं उनके वालिदैन के नाम उनके नाम के साथ फादर या मदर लगा के सेव कर लेते हैं। हाँ, ताकि आपको फादर मदर सामने नजर मदर या होमा फादर। तो वो चीज़ जो आपने अपने दोस्तों को भेजनी होती है अचानक से
चली जाती है या फादर या मदर को, जो कि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इनोसेंट सी है, चलो हम लोगों को तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह पता हो फिर भी गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन अम्मियाँ जब यूज़ करती हैं ना व्हाट्सएप और उनको कुछ फॉरवर्ड करना हो, कोई जोक हो, कोई गाना हो, कुछ भी हो, कोई दुआ ही हो जाए तो पूरी लिस्ट को या तो फॉरवर्ड हो जाती है, जिसको ना भेजना हो वहाँ भी चला जाता है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह अम्मियों के कम से कम फेसबुक स्टेटस 2 दफ़ा आते हैं, एक ही स्टेटस 2 दफ़ा। हाँ, डबल टाइम, क्योंकि उनको पहली दफ़ा नज़र नहीं आता कि लग गया है कि नहीं, यकीन नहीं होता कि लग गया। They are so cute and I'm so glad, by the way, to all the mothers and fathers out there who use social media and technology. मैं भाई hats off to them. बड़ा मुश्किल है ये एकदम से सीखना। अभी मैं एक ब्लॉग देख रहा था और इसमें लिखा हुआ था, उसमें बता रहे थे वो साहब, अरसलान नसीर बड़े अच्छे ब्लॉगर हैं, कह रहे थे कि फेसबुक से अक्सर नौजवान जो है ना वो गायब हो गए क्योंकि उनके वालिदैन ने एंट्री मार दी है फेसबुक पे। That's true। वो और बाकी जो एप्स हैं उन पे चले गए, वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक और स्नैपचैट में ज़्यादा पाए। अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड टिकटॉक। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप का फीचर हाँ, अच्छा छोड़ दो व्हाट्सएप का फीचर, जिससे बात शुरू हुई थी। देखिए हम लोग इतनी बातें करते हैं कहीं और निकल जाते हैं। व्हाट्सएप जो यूजर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि व्हाट्सएप में बहुत जल्द एक ऐसा फीचर शामिल किया जाएगा जिससे जो यूजर्स हैं वो गलती से किसी कॉन्टैक्ट को तस्वीर या वीडियो भेजने से बच सकते हैं। ज़बरदस्त। और इस फीचर को इनेबल करने के बाद यूजर्स को तस्वीर या वीडियो भेजने से पहले व्हाट्सएप एक फाइनल लुक दिखाएगा। बड़ा ज़रूरी होता है, आपको पता है, आपको आप यूज टू हो चुके हैं व्हेन यू से सेंड, तो यू वांट योर एप्लीकेशन टू आस्क यू कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू सेंड दिस। जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो उसमें पूछा जाता है। और ये फाइनल लुक दिखाई जाएगी, यानी तस्वीर या वीडियो वसूल करने वाले की प्रोफाइल, तस्वीर और नाम एक बार फिर से सामने आ जाएगा। अक्सर ये होता है कि नाम मिलते जुलते होते हैं, आपने किसी को भेजना होता है, किसी और को चला जाता है, जिसके बाद ही तस्वीर या वीडियो सेंड की जा सकेगी। ये फीचर इंडिविजुअल और ग्रुप चैट्स दोनों के लिए दस्तयाब होगा। बहुत सारी दफ़ा तो अब इसलिए बचत हो जाती है कि लोगों के व्हाट्सएप खोलने से पहले ही आपको मैसेज, वो तस्वीर या वो वीडियो डिलीट कर दे तो बचा हो जाता है, लेकिन अब जो है ना ये प्रिकॉशन डबल हो जाएगी। अच्छा, और एक और चीज़ आपको पता है ना, एटलीस्ट आईफोन्स में तो यही होता है कि कभी कभार वो डबल टिक और वो उस किस्म की बड़े रोले होते हैं, तो यू डोंट वांट कि अगले बंदे को पता चले कि आपने पढ़ लिया है, तो फिर आप उस मैसेज को जो खुला नहीं होता उसको आप दबाते हैं, वो एकदम से हाईलाइट हो जाता है ऊपर, फिर आप वो सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं और फिर आप उंगली हटा दें और फिर वो उसी तरह वापस चला जाता है और डबल टिक भी नहीं होता। ये नहीं मुझे पता था। This is like the कमाल का तरीका आपने मुझे बताया। मैं भी नहीं दिखा सकती, लेकिन ब्रेक में मैं अब्दुल्ला को दिखा। अब्दुल्ला कम ऑन, आई कांट बिलीव यू डोंट नो दिस। देखिए ट्रिक आपको बता दी। आप एक कप्तान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम हमारे साथ चल, जो कि पहले एक्चुअली कह भी चुके हैं कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ एडवाइस दे के, लेकिन वसीम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वसीम, पाकिस्तान एक मैच हारा है, हमें टीम में ग्रुपिंग नज़र आ रही है, सिस्टम की खराबियाँ, फर्स्ट क्लास सेटअप की खामियाँ और सब कुछ नज़र आने लगा है वाज़े। तो ये टीम जीत जाएगी तो हम सब कुछ भूल भी जाएंगे, दिस इज़ हाउ वी आर। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जैसे लोगों से अभी इस पर राय ले ली जाए कि क्या बड़ी तब्दीलियाँ होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको रियलिटी चेक कराता हूँ। रियलिटी चेक क्या है? There is no quick fix. सेलेक्टर चेंज करने से, कोच चेंज करने से एकदम प्लेयर तो यही रहेंगे ना। अगर हमारे पास कोई पंच है तो इस वक्त टीम में आ चुका होता। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे? These are the best kind of players we have. You know, अगर कोई होता तो एक आधा होगा तो वो आ जाएगा टीम में। That's the problem. अब रियलिटी चेक क्या है कि पिछले 10-15 साल से किसी ने फर्स्ट क्लास की तवज्जो नहीं दी। क्वांटिटी हो गई, क्वालिटी हुई नहीं। सिफारशी, आई डोंट नो, खेल आज 21वीं सदी में सिफारशी अभी भी लोग करते हैं। somebody is not good enough, remember he is not good enough. जितनी मर्जी सिफारिश करो, खिला लोगे, वो एक तो मैच खेल के पूरा सिस्टम भी खराब हो जाएगा और वो आगे भी नहीं जाएगा। कुछ टैलेंट जब तक ना हो वो आगे किसी भी जिंदगी के शोबे में नहीं जा सकता। सो ये अब से शुरू करेंगे ये सिस्टम बनाने हम, तो फिर आगे जाके कहीं हमें मिलेंगे। हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, उन्होंने पिछले 15-20 साल से फर्स्ट क्लास में इतना पैसा लगाया एंड दे पे एवरी प्लेयर इन फर्स्ट क्लास एंड हैंडसम मनी। I can understand it's a very very rich board, मगर हमारा बोर्ड भी गरीब नहीं है, they have the money। और फर्स्ट क्लास में जब लगाएंगे उस पर पूरी नजर रखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस का फर्क पड़ेगा, फिर जाके 8 टूर्स एंड 19 टूर्स, इट्स अ होल थिंग। हमारे 8 टूर होते हैं, शारजाह या दुबई जाती है टीम। वसीम भाई, इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म वही हैं जो वर्ल्ड कप जीत कर दिखा चुके हैं, क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं। क्या उन्हें अब बराह रास्त खुद कुछ दलेर फैसले, कुछ ब्रेव डिसीजंस लेने चाहिए? आप कुछ सजेस्ट कर सकें अगर?
Here I can understand हमारे प्राइम मिनिस्टर के he's got lots on his plate. He has to run the country and country उसको कोई अच्छे हालात में नहीं मिली. वो सबको नजर आ रहा है, सबको पता है. Whatever the political situation is, I don't know, I'm abroad, but he's concentrating there. Obviously उनकी नजर इधर होगी. वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इवेंचुअली इस पे नजर मारेंगे या पूछेंगे लोगों से क्या होना चाहिए. बट राइट नाउ क्विक फिक्स है कोई नहीं, वो तो मैं आपको जरूर बता दूं. देयर इज नो क्विक फिक्स. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वसीम. कुछ चेंजेस तो लाजमी आने ही आने हैं. तो इस निज़ाम की तब्दीली की तरफ अगर कदम उठाए जाते हैं तो सीनियर साबिक जो क्रिकेटर्स हैं क्या कर सकते हैं? कुछ करेंगे भी, कुछ चाहेंगे करना? इनसे किस तरह के काम लेने चाहिए? साबिक क्रिकेटर्स बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है. एक प्रॉपर तरीके से उनको हर शहर के क्रिकेटर को जो क्वालिफाइड है उसको अगर उसको उस शहर में स्काउट्स होने चाहिए. नेशनल एकेडमी को रिपोर्ट करनी चाहिए. यंग लड़के हैं, इन पे जरा नजर रखनी है. कई रॉ टैलेंट होता है जो नहीं आगे आ सकता, तो स्काउट्स होते हैं. आप स्काउट्स लगते, दुनिया के स्पोर्ट्स में हर जगह होता है. ये तो रॉकेट साइंस नहीं है यार. somebody has to think and just plan, sit down, think about it and plan it. टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में. बहुत शुक्रिया. टैलेंट की कमी सर्टनली नहीं है. और कल आपको पता है कि एक इकोनॉमिक कमेटी भी बनाई गई है. इस बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कुछ और इश्यूज हैं. पाकिस्तान में इकोनॉमी की सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जाए, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब बातें हैं जो मुझे लगता है कि हम बचपन से सुन रहे हैं और अब यहाँ तक पहुंच गए हैं. वो चैलेंजेस हैं जो कि लिटरली हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ये चैलेंजेस जो हैं ये ज़रा पूरे हो जाएं. लेकिन आपको बताते हैं कि एक्चुअली इस वक्त हम बात क्या कर रहे हैं. टैक्स बढ़ाने की बात करने वाली हुकूमत टैक्स देने वालों को हर तरफ से घेर रही है. कुछ इक़दामात से तो यूँ लगता है कि लोग टैक्स देते हैं, जो लोग टैक्स देते हैं वो भी तंग आकर देना छोड़ देंगे. डर लगता है इस चीज़ से. तनख्वाहदार अफराद इस मसलूम तबके में शामिल हैं जिनकी तनख्वाह से टैक्स भी कट जाता है और वो जो है नित नई पाबंदियों की जद में भी आ जाते हैं. दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि टैक्स ना देने वाले हर गम से आज़ाद हैं. तो ये ऑब्वियसली एक मैसेज जो है वो थोड़ा सा ऑफ दिया जा रहा है. ना वो टैक्स देते हैं, ना फाइलर बनते हैं और ना ही लेन देन पर किसी किस्म की बंदिश का शिकार होते हैं. थोड़ा सा विदहोल्डिंग टैक्स कटवा देते हैं, उनको उससे क्या फ़र्क पड़ता है. मगर अब मसला है कि टैक्स दहिंदगान के खिलाफ हुकूमत का शिकंजा सख्त होते होते ताजिर बिरादरी के गले तक आ गया है. ताजिरों का एटलीस्ट ये कहना है. ताजिरों की जानिब से सख्त एतराज़ात सामने आ रहे हैं. FPR ने ताजिरों के मौक़िफ़ को सुनने और उनकी तजावीज़ लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है. कमेटी के अरकान में सदर FPCCI, CEO पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल और OICCI, चेयरमैन APTIMA, सदर KCCI, सदर LCCI, सदर KPK चैम्बर और सदर क्वेटा चैम्बर भी शामिल हैं. कमेटी अपनी रिपोर्ट 21 जून को जमा कराएगी, जिसकी रोशनी में फाइनेंस बिल 2019 से मुताल्लिक ताजरों और कारोबारी तबके के एतराज़ात दूर किए जा सकेंगे. ये सारा मामला क्या है, इसकी क्या तफसीलात हैं, हम जानेंगे. बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. AQ खलील साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और मेरे बाईं तरफ बैठे हैं शकीलुर रहमान साहब जो कि चेयरमैन है सब कमेटी GST कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के. खलील साहब से ही बात का आगाज़ करते हैं. खलील साहब, हमने थोड़ा सा नक्शल बता तो दिया है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन आप अपने अल्फाज में बता दें कि हुकूमत की टैक्स पॉलिसी पर सबसे बड़ा एतराज़ क्या है? देखिए, बात यह है जी कि तकरीबन 70-72 साल से हम इस सिस्टम को कह रहे हैं कि ये सिस्टम टैक्सेशन का सही नहीं है और इसमें इस्लाहात की बड़ी ज़रूरत है. हर हुकूमत आती है, बातें करती है कि हम इस टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लेके आएंगे. ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जिसके नतीजे में हमारे यहाँ ब्लैक इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है. और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 20% इस वक्त डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और 80% हमारी इकॉनमी जो है वो ब्लैक इकॉनमी है, तो गलत नहीं होगा. लेकिन यही ब्लैक इकॉनमी हमारे लिए बड़ा दर्द-ए-सर बन गई है. दर्द-ए-सर इन दैट सेंस कि जो हमारे कवानीन हैं, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी है कि अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप 10 करोड़ का डिक्लेयर करें तो स्टैम्प ड्यूटी आपकी इतनी ज़्यादा है, फिर उसके तरीक़ाकार हैं. इसी तरीके से आप अगर बैंक में अकाउंट खोल लें उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग क्या करते हैं कि बेनामी अकाउंट्स खोल रहे हैं, बेनामी जायदादें रख रहे हैं,
बेनामी कारोबार कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े दर्द-ए-सर बन गया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही हैं तो उसको इसके साथ लिंकअप होना पड़ा। IMF के साथ मुज़ाकरात हों, वर्ल्ड जो बैंक है उसके साथ हों, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ हों, तो ये तमाम बातें इसका जिक्र आता है कि आपका टैक्स GDP रेशो बहुत कम है। और आपको अच्छी तरह पता है, और आपके नाज़रीन के लिए मैं बताऊं कि 20-22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स भरते हैं, रिटर्न भरते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ बेशुमार है। मिसाल के तौर पे 100 रुपये के अगर आप मोबाइल कार्ड लेते हैं तो आप टैक्स देते हैं, और हर पाकिस्तानी ये समझता है कि हमारा शेयर जो है उसके अंदर मौजूद है। लेकिन एक साथ साथ हुआ ये है कि अब 30 जून आने वाली है, और इस बजट के बाद हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस कर दी हैं कि 2014 में फाइलर और नॉन फाइलर का जो एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया था उसको एलिमिनेट करके एक्टिव जो टैक्स पेयर लिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि जिसमें इसके नाम न होंगे उसको टैक्स की शरह जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा। 45 के दिन के अंदर अगर उसने नहीं उसको किया तो हम उसको ऑटोमेटिक नेट में ले लेंगे। तो ये नेट वसी करने का उन्होंने एक तरीकाकार ईजाद किया। ये लेकिन नेट वसी करने का तरीकाकार इख्तियार उन्होंने किया है, क्या आप लोग इससे मुख्तलिफ हैं? शकील साहब को भी सामने गुफ्तगू करते हैं। शकील साहब, ज़ाहिर है आप तो चेयरमैन है सब कमेटी जनरल सेल्स टैक्स के, डू यू एग्री विद व्हाटएवर मेजर्स दे हैव टेकन? नहीं, इसमें मुझे इख्तलाफ है। हम सब, हमारी पूरी कम्युनिटी है और दूसरा चैम्बर में हमारी डिस्कशन होती रही है। मेरा ये ख्याल है कि जो रजिस्टर्ड हैं क्या वो कसूरवार हैं? आज रजिस्टर्ड जितने टैक्स पेयर हैं या जिनकी वजह से ये बेस बना हुआ, जैसे एक जो खलील साहब ने फरमाया कि 2 मिलियन के करीब हैं, तो क्या वो कसूरवार हैं? असल बात यह है कि क्या पॉजिटिव तरीका हो सकता है हम टैक्स बेस को बढ़ाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई मुल्क भी बग़ैर टैक्स बढ़ाए, बग़ैर टैक्स बेस बढ़ाए नहीं तरक्की कर सकता, नहीं बढ़ सकता। आज हम जहाँ पहुँचे हुए हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारा टैक्स बेस है ही नहीं, बहुत ये ना होने के बराबर। इसके लिए वो पॉजिटिव रास्ते इख्तियार कर सकती है गवर्नमेंट कि जिसमें हम आराम से रजिस्टर भी करा सकें और जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो भी परेशान ना हो। इस वक्त वो समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हमने अपने आप को रजिस्टर कराया और रजिस्टर कराने क्या परेशानी है रजिस्टर्ड लोगों को इस वक्त? मिसाल के तौर पे एक कानून ये आया अभी इसी बजट में कानून आया कि आप किसी भी अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए, ठीक? अच्छा, अब आप बेच रहे हैं, कराची में बैठे हुए हैं और आपके पूरी पाकिस्तान मंडी है, या लाहौर में बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान मंडी है। अब आप उससे कहेंगे कि मुझे शनाख्ती कार्ड भेजो, वो शनाख्ती कार्ड आपको कॉपी जाली भेज देता है या वो किसी और की भेज देता है। आपने उसको ले लिया, नंबर दे दिया, अगर वो गलत निकला तो कसूरवार आप हैं, आपको फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। जितना आपने माल बेचा है उस माल बेचने का आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा, यानी आप 2 भुगतान भुगत रहे हैं। कितना आसान था गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट ये कहती कि अनरजिस्टर्ड को बेचना ही नहीं, ठीक है ना? अगर गवर्नमेंट चाहती है रजिस्टर्ड को बेचना है तो अनरजिस्टर्ड को बेचना ही नहीं। रजिस्टर्ड आदमी उतना ही माल मंगाएगा जितना रजिस्टर्ड को बेच सकेगा। गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट को ये मालूम है कि 70 to 80% हिस्सा इकॉनमी का अनरजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हम पूरी करें। हमारी जिम्मेदारी तो ये थी कि हम टैक्स दें, वो हम दे रहे हैं। अब एक और जिम्मेदारी गवर्नमेंट डाली कि आप अब विद होल्डिंग एजेंट भी हैं और आप इस बात की भी जिम्मेदार हैं कि आप हमें अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर करके देंगे। हम नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, हम होलसेलर्स के शनाख्ती कार्ड क्यों प्रोवाइड करें? जी खलील साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी जो कमेटी एक बनाई गई है, ऑब्वियसली सीमिंगली तो यही लग रहा है कि हुकूमत सुन रही है आप लोगों को एंड दे वांट टू मेक सम चेंजेस। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना क्या चाहिए? बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि देखें, जुए, शराब और जंगो जदल जो था, माजी की बात कर रहा हूँ, उन कबाइल में ये बहुत आम था। जब इसको ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली बनी तो कुरान ने इसकी हुर्मत के पहले जहनी तौर पे तैयार करने के लिए ये कहा, फिर उसके बाद इसको बतदरीज जो है वो लाया गया, स्टेप बाय स्टेप। मैं ये समझता हूँ साल के जितने भी ये काम हैं इनको 12 दिनों में नहीं किया जा सकता। आप लोगों के स्टॉक मौजूद हैं, लोगों ने कारोबार किया हुआ है, लोगों के पास पैसे मौजूद हैं। आप कहते हैं 30 जून के बाद अगर आपने असासा डिक्लेयर नहीं किए तो आपको बहुत सख्त कॉन्सिक्वेंस जो है उसको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आप कहते हैं कि मार्केट के अंदर जो जिस तरीके से कारोबार चल रहा है, इस तर्ज को नहीं बदला गया तो हम छापे मारेंगे। इनलैंड रेवेन्यू वाले जो हैं वो जाके आपकी चीज़ें जब्त कर सकेंगे। तो आप 12-15 दिन के अंदर 70-72 साल के तमाम इन चीज़ों को यकसर तब्दील करने जा रहे हैं। लेकिन सर तब्दील भी तो करना है ना, करना है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं इसके हक में हूँ, लेकिन ग्रेजुअली आप ये साल जो है कम से कम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का मौका दें, लोगों को कहें, उनको गाइड करें, और ख़ास तौर पे जो लोग टैक्स दे रहे हैं
उनको एक आइडियल बनाएं कि देखो ये लोग टैक्स के निज़ाम में थे, इनको ये फ़वाइद मिले। आज टैक्स देने वाला अपने ही ड्यूज़, यदि एक्सपोर्टर्स के जो रिफंड्स हैं वो जो 5 बिलियन और 6 बिलियन पड़े हुए हैं और वादे हो रहे हैं, बॉन्ड जारी हो रहे हैं, पैसे उनको नहीं मिल रहे। आपने ज़ीरो रेट पे उनसे कहा कि जी हम 17% टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन जो आपका वो इंटैक्ट है स्कीम और आपको वो हम रिफ़ंड कर देंगे। अब जब लफ्ज़ रिफ़ंड का इस्तेमाल होता है तो जो पीछे मुड़ के देखते हो कहते हैं मेरे तो 10 साल के पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूँ? तो उसमें ज़ीरो रेट को फिर वो जो अगर आवाज़ उठाते हैं या हड़ताल शोर शराबा जो करता है वो मजबूर है। अच्छा, ये चीज़ें हो रही हैं। शकील साहब, ये जो कमेटी जिसकी हम सब मेंबरान की भी बात कर रहे थे, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, तो इसमें आपने कुछ सिफारिशात अब देने का फैसला किया है, क्योंकि इससे पहले जो चेंज इन फाइनेंस मिनिस्ट्री आया उस पर भी ताजर बिरादरी के ज़ाहिर है कुछ सेटबैक हुआ था उन्हें उस पर। देखिए, चैम्बर का तो काम यही है। चैम्बर, हमारे यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है, हमारी कमेटी बनी हुई है, हमारी चैम्बर के अंदर कमेटी बनी हुई है जो सिफारिशात मुरतब कर रही है। मेरा ख्याल है आज और कल में तैयार हो जाएंगी। तमाम एनोमलीज को देख लिया गया है और हम सजेशंस भी दे रहे हैं कि कैसे हम रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक नहीं, आप सजेशन, मेरा ख्याल है कि आप रजिस्टर करा सकते हैं, आप शनाख्ती कार्ड दे दें, लेकिन अगले के साथ जो है वो करता है नहीं करता, फिर वो आपकी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, देखिए ना, हम ये कहते हैं कि जैसे हमें रजिस्टर किया उस तरह कर लो। कैसे? तमाम आपके पास कनेक्शंस जितने बिजली के हैं, इलेक्ट्रिक के और गैस के, उन सब का पूरा डाटा है, आप सबको रजिस्टर कर लें। आप ये कहें किसी को भी कनेक्शन नहीं मिलेगा जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा वो। आपने पहले सारे बगैर रजिस्टर्ड लोगों को, अनरजिस्टर्ड लोगों को आपने प्रोवाइड कर दिए। तमाम मॉल्स, तमाम दुकानें, सारे कारखाने, छोटे SMEs, सबको आपने दिया हुआ है इलेक्ट्रिक कनेक्शन और गैस का। कुछ को गैस का है, कुछ को नहीं, इलेक्ट्रिक सबको है। आप उनके थ्रू क्यों रजिस्टर नहीं करेंगे? ठीक, मिसाल के तौर पे आज मेरे पास एक सेल्स टैक्स का एक थोड़ा सा टाइम लूँगा, मैं आपको बताता हूँ। चैम्बर में मेरे पास एक केस आया अभी 1 महीने पहले। कोई 20-22 सप्लायर थे कराची से केमिकल के। उन्होंने केमिकल सप्लाई किया फैसलाबाद। वहाँ जब केमिकल सप्लाई किया 2014, 15, 16 में, और उन्होंने चेक किया वेबसाइट के ऊपर, तो पोर्टल पे मौजूद था, एक्टिव थी वो फर्म जिसको सप्लाई किया। 2018 दिसंबर में वो ब्लैक लिस्ट हो गई। अब नोटिस आ रहे हैं सबके पास कि ये आपने उनको सप्लाई क्यों किया। उन्होंने कहा जी जब हमने सप्लाई किया तो पेमेंट हुई पे ऑर्डर से और चेक से। ठीक, उन्होंने जवाब दे दिया। आपको मालूम है क्या हुआ? अगले हफ्ते सबकी FIR कट गई जो सप्लायर थे। रजिस्टर्ड FIR कट गई। उन्होंने जमानत कराई है पंजाब हाई कोर्ट से। आप देखिए ना, अब मुझे बताइए कहाँ सर्वाइव करेंगे। जो रजिस्टर्ड है वो तो बेजार होंगे। मुझे बताइए ना, जाती है या नहीं? बहुत रजिस्टर करा के। एंड फॉर पीपल लाइक योरसेल्फ जो कि ऑलरेडी करते हैं, चलें वो तो डील कर लेंगे। जो नए लोग हैं, जो नए बिजनेसेस आना चाहते हैं, दे विल बी डिटर्ड। वो तो नहीं चाहेंगे। जुलाई के बाद जो सुनामी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप टीवी पे, रेडियो पे और अखबारात में ये खबरें आप देखेंगे कि लोग कारोबार बंद करने की सोच रहे हैं। वजह ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते या पाकिस्तान के साथ वो शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन दी टैक्स कलेक्टर्स एंड टैक्स पेयर्स, वो अभी तक ख़त्म करने की कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक सर, वी गेट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया AQ खलील साहब, बहुत शुक्रिया शकील रहमान साहब, इट्स ग्रेट टू हैव यू ओवर। और होपफुली जो साहिब इख्तिदार लोग हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने सुना होगा ये मौक़िफ़। कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। यहाँ की ताजर बिरादरी की आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सुनी जानी चाहिए। हमने आपको बताना है पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट जमील नक्श को लंदन में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इससे कबल हमने इनके इंतकाल के बारे में आपको अपडेट भी किया था। और मुर्तज़ा अली शाह हमारे ब्यूरो चीफ लंदन हैं, उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट किया। देखिए, अजीम पाकिस्तानी मुसव्वर जमील नक्श की वेस्ट लंदन के कब्रिस्तान में प्राइवेट तदफीन के बाद उनके अहले खाना मरहूम के घर पर जमा हुए। आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जमील नक्श के लवाहिकीन पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और बरतानिया से आए और असरे हाजिर के अजीम आर्टिस्ट को याद किया। वो काफ़ी तकलीफ में थे और सो गए थे, और उनका हाथ जो था वो बस बेड पे ऐसे चल रहा था जैसे वो पेंट कर रहे हैं। जी, वो तो बहुत ही तकलीफ दे एक मोमेंट था मेरे लिए। और खैर, ये जो लॉस है हमारा तो है, जो हम लोगों की सारी ज़िंदगी रहेगा हम लोगों के साथ, ये पूरे मुल्क का लॉस है। खानदान के अफराद ने जमील नक्श के शुरा आफाक काम और उनकी मुनफरद शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। उनकी नॉलेज बहुत वास्ट थी, सिर्फ पाकिस्तानी आर्ट की नहीं बल्कि वेस्टर्न आर्ट की बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज थी। और उनके ऑफकोर्स कंटेम्प्रेरीज जैसे सादिकैन और ज़हूर। उनका कहना था कि जमील नक्श अपने ख़ानदान और चाहने वालों से प्यार करते थे और उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। ऐसा लग रहा है वो यहीं कहीं हैं। हम जो ये सब कर रहे हैं उनके लिए, ऐसा लग रहा है वो ये सब हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते थे खुशी होती थी, अब अब्बा को दिखाएंगे जैसे ये ख़त्म हो जाएगा। आज हम जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस तरह से भी हैं,
सिर्फ उनकी वजह से। चाहने वाले बहुत थे, मिलने वाले बहुत थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों में लोगों से ज़रा मिलना कम कर दिया था और मौक़िफ़ एक ही रहता था कि मेरे पास वक्त कम है, काम बहुत करना है। उनका दूसरा एक मानना ये था कि मैं नहीं रहूँगा लेकिन मेरा काम रहेगा, और उसी जद्दोजहद में मशगूल रहते थे। जमील नक्श के ख़ानदान के अक्सर अफराद आर्ट्स से वाबस्ता हैं और जमील नक्श ने ही उनकी आर्ट्स की ट्रेनिंग की। सारा काम अब तक उनके लिए ही करते रहे, उनको दिखाते रहे कि हम ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब नहीं समझ आता। जमील नक्श ने जिंदगी के आखिरी कई साल लंदन में गुजारे। अपने खानदान और करीबी दोस्तों के अलावा कभी किसी से नहीं मिले और मीडिया और पब्लिक से दूर रहने को तरजीह दी ताकि दुनिया उन्हें उनके काम के हवाले से याद रख सके। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। और दुनिया इनके काम को कभी भी भूल नहीं पाएगी। आई गेस दैट इज इट। आज का शो बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग रहा है। That's true. All right. Okay, and thank you so much for writing into us. हम कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, बाकी बातें कल। See you tomorrow. Have a great day.